जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इकबाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 फरवरी 2023 को होने वाले आबकारी के पीवाईक्यू। ठीक है, जो कि ये सिर्फ पीवाईक्यू इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ पीवाईक्यू करवाना है, क्योंकि हमें एनालिसिस करना पेपर का कि पेपर जो है कहाँ कहाँ से पूछा गया था। ये आपको ये ऑब्जर्वेशन लगाना है कि जो पुराने पेपर हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं। तो जो पैटर्न जो रहता है लगभग लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो हमें उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ते हुए अपने अपनी एग्जाम अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं अब पहले अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपना ऑब्जर्वेशन भी लगाएंगे और एनालिसिस भी करते जाएंगे, कहाँ कहाँ से एग्जाम पूछे गए हैं, कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से आया हुआ है, क्या हम पढ़ेंगे, हमारी स्ट्रेटजी कैसी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है। कर्मयोद्धा जीवन ग्रंथ जो है किसके जीवन पर लिखा गया है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, द्रौपदी मुर्मू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई ये कर्मयोद्धा किताबें जो बहुत सारे लेखकों ने लिखी हुई थी। तो देखिए आपको जो करंट अफेयर्स की जितनी भी किताबें हैं वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, ताकि आपका कोई भी जो बुक्स है खाली नहीं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम मतलब करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन है यहाँ से आने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कर्मयोद्धा नाम था, विषय था इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन और कार्य, इस पर लिखी गई थी ये बुक। ठीक है, उद्देश्य था नरेंद्र मोदी को एक कर्मयोद्धा के रूप में प्रस्तुत करना और देश के विकास में उनके योगदान को दिखाना। लेखक विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया था और इनका संकलन किया गया था। ठीक है, इसकी जो प्रकाशन हुआ था वो 7 जनवरी 2020 को हुआ था। जारी किसने की थी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एसडीजी। एसडीजी जो है, एसडीजी 6 किस वर्ष तक यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ, भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 2030 है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। एसडीजी 6 जो है स्वच्छ जल और स्वच्छता। ठीक है, इसे अपनाया कब गया? 2015 में। ठीक है, 2015 में अपनाया गया और 2030 का जो टारगेट रखा गया 30 तक में सब तक ये पहुंचा देना है। ठीक है, लक्ष्य क्या है? सभी के लिए जल की उपलब्धता और सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और मैनेजमेंट, स्वच्छता सुनिश्चित करना। इसमें कुल 8 लक्ष्य, 8 मुख्य लक्ष्य हैं और 2 साधन कार्यान्वयन है। कुल मिला के इसमें 10 लक्ष्य हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 8 लक्ष्य हैं, 2 साधन वाले कार्यान्वयन लक्ष्य हैं, कुल मिला के 10 लक्ष्य हैं। ठीक है, अब इसका और देख लीजिए, ये 6 लक्ष्य दिए गए हैं, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजनाओं के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता को मंजूरी दी थी? ठीक है, तो जापान देश ने ये अनुमति दी हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आया है ये भी परियोजनाओं से आया है। ठीक है, करंट अफेयर्स का है और अंतरराष्ट्रीय का है। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें हमें दिखाई दे रही है, एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। तो ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और किससे संबंधित है? परियोजना से संबंधित है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की परियोजना अगर भारत देश में चल रही है, जिसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है। ठीक है, आईएमएफ है, ठीक है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अगर ये किसी भी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अगर ये किसी भी प्रकार से सहायता कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी हमें कवर करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8वां। ठीक है, भारत की रैंक जो है वो 8वीं है। ठीक है, अब चलिए देखिए कुछ और देख लेते हैं हम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, जारीकर्ता कौन है? हेनले एवं पार्टनर्स। सम्मिलित देश है 199। ये आने की चांसेस बहुत कम रहते हैं कि इसमें कितने सम्मिलित देश हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ी, आप ये पढ़ें। ठीक है, शीर्ष देश कौन कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा जो पासपोर्ट कहाँ का माना गया है वो सिंगापुर का माना गया है, और भारत का इसमें जो स्थान है वो कौन सा है?
77वां है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, जारी कर कौन है? हुलून रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो शीर्ष देश है वो कौन सा है? वो अमेरिका है। और जो भारत है ये थर्ड रैंक है भारत की, ठीक है। तो भारत जहाँ पे शीर्ष में आ रहा है, पहले पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है इंडेक्स, ठीक है। और इसमें जो शीर्ष देश है वो कौन है? आइसलैंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों में कोई भी जेंडर गैप नहीं है, ठीक है ना। और भारत इसमें 131वें स्थान पर आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, भारत 131वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक। तो ये जर्मन बॉस द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। सम्मिलित देश 63 और ईयू है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। डेनमार्क का इसमें चौथा स्थान आता है, ठीक है। और भारत का जो स्थान है वो, भारत का स्थान आपको ध्यान रखना है, भारत का स्थान 10वां है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिसेस वर्ल्ड 2022, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब, ठीक है, 2022 का, क्योंकि अब 2022 का नहीं है, अब 2024 और 25 का नहीं है, तो अब हमें ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका देख लेते हैं, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला था? तो ये मिला हुआ था किसको? सरगम कौशल को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 2025 में मिस वर्ल्ड कौन बनी हुई है। मिस वर्ल्ड 2025 में कौन बनी हुई है? तो ये बनी है ओपला सुबाता चुआंगसरी, ये कहाँ की है? ये थाईलैंड की है, ठीक है ना, ओपला सुबाता चुआंगसरी। आयोजन इसका कहाँ पे हुआ? आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में हुआ, क्योंकि ये भारत में, ठीक है, हैदराबाद किसी राजधानी है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और ये 2014 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था वो किसने किया था? नंदिनी गुप्ता ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मिस यूनिवर्स की बात कर लेते हैं, 73वीं, ठीक है, विक्टोरिया काजर थेलबिंग, डेनमार्क की है ये, ठीक है, विक्टोरिया काजर थेलबिंग, डेनमार्क, ठीक है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयोजन हुआ था एरिना मैक्सिको में, ठीक है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रिया सिंघा ने, रिया सिंघा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया किसमें? मिस यूनिवर्स में, ठीक है। तो हमें मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, ये मिस यूनिवर्स 2025 का नहीं, ये 2024 का है, और ये 2025 का है, ठीक है। अब 2025 का जो मिस यूनिवर्स होगा जब आ जाएगा तो उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं इससे संबंधित, फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पुरवाल, ये अभी बिजली विभाग में दोस्तों आया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके आने के चांसेस रहेंगे। निकिता पुरवाल जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से हैं, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, महाकाल की नगरी से। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल हैं गुजरात से, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और मिस यूनिवर्स ये कौन है? रिया सिंघा, गुजरात से है ये भी, ठीक है। दुनिया की पहली मिस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? केंजा लेली, ये है मोरक्को से, ठीक है। और मोरक्को जो है दोस्तों एक अफ्रीकन देश है, ठीक है, मोरक्को जो है वो एक अफ्रीकन देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध, विश्व तंबाकू निषेध, ये 31 मई को मनाया जाता है, सभी जानते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान ध्यान रखना है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य का चयन किया गया? किस राज्य का चयन किया गया, ठीक है। तो किस राज्य का चयन किया गया? ये किया गया झारखंड को, ठीक है, झारखंड को किया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आप पैटर्न समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से आने की संभावना रहेगी। इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के जो चीजें थी, बेसिक चीजें थी, वो कहीं ना कहीं जब रिलेट करती है तो वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें पता है 31 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन इससे भी रिलेटेड जो चीज थी वो पूछी गई, ठीक है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, जीएस को टच करते हुए, ठीक है, करंट अफेयर्स को टच करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज हेडेड बाय माधवी पूरी भोज इन 2022, किस समिति की अध्यक्षता माधवी पूरी भुज ने की हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए आई सी, सॉरी ए, ऑप्शन ए होगा एम डी सी बाय सेबी द्वारा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति, ठीक है। चलिए, तो समिति अभी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, समिति जितने भी आपको मिले तो वो आप पढ़ लें, ठीक है। हु हैज हेडेड द कमेटी रिलेटेड टू द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता
किसने की? राष्ट्रीय शिक्षा समिति के मसौदे से संबंधित समिति की अध्यक्षता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। ठीक है, के कस्तूरी रंगन इसका राइट आंसर हो जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि कब बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के बारे में हम देख लेते हैं। घोषणा हुई थी इसकी 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, नीति का स्थान 1986 में इससे पहले बनाई गई थी और उससे पहले 1968 में बनाई गई थी। ठीक है, तो पहली शिक्षा नीति जो बनाई गई थी 1968 में बनाई थी, दूसरी बनाई गई थी 86 में और तीसरी 2020 में। तो ये आपको क्रम याद रखना होगा। और इसको जो संशोधित किया था 1992 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और पहुंच बढ़ाना। ठीक है, नारा क्या था? समान, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा संरचना में देखिए किस प्रकार से जो अभी 2000 की जो नीति जो लाई गई है, उसमें किस प्रकार से जो पुरानी शिक्षा थी 10+2 की थी। ठीक है, 10+2 थी। अब नई संरचना में 5-3-3-4-5 का पैटर्न लागू कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ये शायद, ठीक है, चलिए, 5-3-3-4 वाला ये मॉडल लागू किया है। आधारभूत अवस्था में मतलब पहली से एलकेजी, यूकेजी या पर केजी है ना, तो ये 3 वर्ष का रहेगा और फिर पहली और दूसरी कक्षा रहेगी। उसके बाद 3 वर्ष जो रहेगा कक्षा तीसरी से 5वीं तक, फिर 3 वर्ष कक्षा 6वीं से 8वीं तक और फिर 4 वर्ष जो रहेंगे 9वीं से 12वीं तक। इस तरीके से 5+3+3+4 का फॉर्मूला शिक्षा नीति में अपनाया गया है 2020 की। ठीक है, भाषा नीति इसमें क्या है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ तक? 5वीं लेवल तक। ठीक है, या फिर संभव होगा तो 8वीं तक भी या उससे आगे तक भी मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी और इंटर्नशिप की शुरुआत की जाएगी। सकल नामांकन अनुपात क्या रहेगा? लक्ष्य 2035 तक जो है वो 50% करना है। ठीक है, शिक्षा पर जीडीपी का जो व्यय है वो 6% बताया गया है इस नीति में। तो 2020 की नीति में कितना बताया गया है? अलग 6%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरलाल समिति से संबंधित है? तो ये इसका राइट जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी है, मोटर वाहन कर में वृद्धि। ये इससे संबंधित है। ठीक है, भूरलाल समिति। ठीक है, अब देखिए कुछ समिति का डाटा मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये जितनी भी करंट जो है, ये है शांति लाल जैन समिति, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से संबंधित। बीएन श्री कृष्ण समिति, भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानून का ड्राफ्ट तैयार करना। केसी चक्रवर्ती समिति जो है वित्तीय समावेशन से संबंधित है। ठीक है, और के रोहन मेहता समिति सहकारी शहरी सहकारी बैंकों में सुधार से संबंधित है। सुभाष चंद्र गर्ग समिति डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन पर आधारित। ठीक है, अमिताभ कांत समिति जो है राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा। और टी एस आर सुब्रमण्यम समिति शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप इसने तैयार किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इतनी तो कम से कम आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की राजधानी है? ठीक है, परमार जो है वो, परमाणु की जो राजधानी है वो धार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी, 9वीं शताब्दी में ये परमार परमाणु ने उपेंद्र जो है कृष्ण, इन्होंने इसकी स्थापना की हुई थी। ठीक है, राजधानी क्या थी? धार थी। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध राजा इसके कौन थे? राजा भोज थे, 1010 से 1055 तक। ठीक है, जिन्हें साहित्य, वास्तुकला, शिक्षा का संरक्षक माना जाता है। भोज ने सम्रांगण, सूत्रधार, ये इंपॉर्टेंट काफी, सरस्वती कंठाभरण जैसे ग्रंथ लिखे। भोजशाला व भोजेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया। ठीक है, अंतिम शासक महलक देव थे अंतिम शासक इसके। ठीक है, को 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। और धार वंश जो परमार वंश है उसका पतन का जो मुख्य कारण है चालुक्य, कलचुरी और अंततः दिल्ली सल्तनत के आक्रमण रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3, बलबन। ठीक है, बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन के बारे में देख लीजिए, इसे, इसका पूरा नाम जो था गयासुद्दीन बलबन था। 1266 से 1287 तक ये अपने पद पर रहा था। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान रहा। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत जो रहे, जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया और, ठीक है, जिल्ले इलाही और न्याय कठोर हो,
ठीक है। राजा का शासन सर्वोपरि, इससे शाही गरिमा और अनुशासन स्थापित किया। मुख्य नीति इसकी क्या थी, ये आपको ध्यान रखना। मुख्य नीति ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त और लोहे की नीति। ठीक है, रक्त और लोहे की नीति मतलब विद्रोह या अपराध करने पर सीधा सीधा दंड दे दिया जाता था। ठीक है। मंगोल नीति, मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए सरहदों पर किलों और सुदृढ़ चौकियों का इसने निर्माण कराया था। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए थे, स्पाई सिस्टम, गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया था इसने, और अमीरों की जो शक्ति थी वो सीमित कर दी थी। इसकी मृत्यु 1287 में हो गई थी। गुलाम वंश का पतन आरंभ हो गया था इसी की, इसके मरने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पद्मावत के लेखक हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, जौना खान, तुगरिल खां या मिन्हास हमसिराज, मिन्हास मुस्तिराज। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिन्हास मुस्तिराज है ये। ठीक है, मिन्हास मुस्तिराज। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलक मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, शेरशाह सूरी। देखिए, शेरशाह सूरी जो था वो जो हुमायूं से लड़ा हुआ था। ठीक है ना। ब्रिटिश नादिर शाह, अहमद शाह में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक? निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है। तो इसमें से जो विश्व आर्थिक आउटलुक है, विश्व आर्थिक आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, ये इसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। इसका राइट है, बाकी तीनों जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो इस तीनों को आप याद रखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनियों में निवेश करता है? आमतौर पर ऐसी कंपनियां जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन बी, एंजल निवेशक बोलते हैं इनको। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक। ऑप्शन ए जो रहेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। नेक्स्ट है, माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन है? माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन है? तो इसका जो प्रमुख होता है हमेशा वित्त मंत्री होता है, प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है। और जीएसटी जो है कब लागू हुआ था? 2017 में लागू हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जीएसटी में 5 स्लैब होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए, परिभाषा माल सेवा का, जीएसटी को हम क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। इसमें कुछ कुल 5 दरें होती हैं। ठीक है। 0, 5, 12, 18 और 28, ये 5 दरें होती है। ठीक है। 101वें संशोधन के द्वारा और 122वां संविधान संशोधन। ठीक है। अधिनियम था 101, और जो बिल था वो 122वां था। ये आपको रखना, 2016 के माध्यम से लागू किया गया। और 3 प्रकार के जीएसटी थे, एक सेंट्रल वाला होता है, एक स्टेट लेवल का होता है, और एक होता है इंटीग्रेटेड। ठीक है। या 2 राज्यों के मध्य इंटर स्टेट। ठीक है, जीएसटी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 15 में दिया गया है। ठीक है, भाग 15 में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना? आर्टिकल 324, 324 से 329, 329 तक में किसका उल्लेख किया गया है? चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है। और यहाँ पे मुख्यालय जो है इसका दिल्ली है, चुनाव आयोग का। ठीक है। पहले अध्यक्ष जो थे वो सुकुमार सेन थे। ठीक है। और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट है। प्लस इसमें 2 जो अतिरिक्त आयुक्त भी होते हैं। ठीक है, जो कब आ गए थे? जो 1993 से कंटिन्यू है। इससे पहले 1989 में। ठीक है, 1989 में इनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1+2 हो गई थी, लेकिन 1990 में इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और फिर 1993 में पुनः क्या कर दिया गया? 1+2, मतलब ये इन दो को
फिर से बना दिया गया, ठीक है। और संविधान के जो प्रावधान है 324 से 329 में है और भाग 15 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो ये आपको बताना, आर्टिकल 27, एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य, नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 47 होगा, ठीक है। डीपीएसपी में ये इसका प्रावधान है, डीपीएसपी में, ठीक है। डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो लगा सकती है। लोकसभा भ्रम काल कितने समय तक चलता है, या फॉर हाउ लॉन्ग कैन द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा? तो ये 1 घंटे का होता है। प्रश्नकाल, ये एक्चुअल में भ्रम काल नहीं, ये प्रश्न काल है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको सुधार लेना है, प्रश्नकाल, ठीक है। प्रश्नकाल जो होता है वो 1 घंटे का होता है, ठीक है। 11 से 12 का होता था, अब 12 से 1 बजे तक का होता है, ठीक है। कपड़ों को गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है। क्यों होता है? गर्म जल का, क्योंकि पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम होता है, ठीक है। गर्म जल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है, इसलिए साबुन जो है वो आसानी से फैल जाता है, अंदर चला जाता है, और जो कपड़ा है वो आसानी से धुल जाता है, साफ हो जाता है। इसी प्रकार से जब जो घर में भोजन होता है वो हमें स्वादिष्ट लगता है, ठीक है, क्योंकि वो आसानी से फैल जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर एच विटेकर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक नहीं है? देखिए, विटेकर ने 5 भागों में से बांटा हुआ था, ठीक है। वर्गीकृत जगत को 5 भागों में बांटा हुआ था, जिसमें एनिमिलिया है, प्लांटी है, मोनेरा है, लेकिन स्तनधारी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्रोमोसोम की इकाई है? तो जीन जो है क्रोमोसोम की इकाई है। तो जीन जो है क्रोमोसोम की इकाई है, जो कि डीएनए डीएनए श्रृंखला पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। डीएनए श्रृंखला पर उपस्थित होते हैं, जिसे इसमें 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 होते हैं, ठीक है। और आरएनए में थाइमिन की जगह पे आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में क्या होता है? इस थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है। और ये जो मैंने बात की इसकी, ये इसे हम बोलते हैं वाटसन एवं क्रिक मॉडल। वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके वाटसन एवं क्रिक ने दिया हुआ था, ठीक है। किस तकनीक से एक बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है? कैरियोटाइपिंग के द्वारा, रक्त आदान के द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा, या एलिसा के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किसी भी बच्चे के पिता का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? कार्सिनोमा का कारण बनता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपकला कोशिकाएं, ठीक है। कार्सिनोमा एक कैंसर का प्रकार है, ठीक है, उपकला कोशिकाओं के द्वारा होता है ये, ठीक है, कारण बनता है कार्सिनोमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल जो है वो एक खनिज अम्ल नहीं है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्षारक लवक की पहचान कीजिए। क्षारक लवक की पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक क्षारक लवक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्रिस्टल में अणु के साथ अणु एक क्रिस्टल में अणु एक साथ किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैन डेर वॉल का आकर्षण, ठीक है, से बंधे होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षण अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ एफ माइनस, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। इसका आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन से अधिक होता है, ग्लूकोज में। चलिए इसको स्किप करते हैं, फिर इसको नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा जेनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज का युद्ध में उपयोग ना करने पर जोर देता है? Which of the following things does the Geneva Protocol emphasize not to use in war?
जेनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज का युद्ध में उपयोग न करने पर जोर देता है? ठीक है, धारदार हथियारों के प्रयोग से, रासायनिक व जैविक हथियारों के प्रयोग से, घातक हथियारों के प्रयोग से, संरक्षण को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग से। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है? ओशियन जो है, देखिए ओशियन जो है वो सेल्फ मेड है, ठीक है ना। पोखर, पेड़ पौधे खुद उगते हैं, कृषि भूमि हम उगाते हैं, और तालाब कुछ ऐसे भी होते हैं जो तालाब अपने आप बन जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को कितने प्रमुख जीव भौगोलिक जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य लैमेला की सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा कौन सा है? मध्य लैमेला की सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैक्टिन। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जितने भी जो एग्जाम हुए थे, आपका एग्जाम, ठीक है, 2023 में, तो एक एक करके हम वीडियो डालते रहेंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको एक एक डाटा जो है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आपको बता दी जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।